नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर करोलबाग और ईस्ट ऑफ कैलाश साउथ दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्या आईवीएफ की सक्सेस दर बढ़ाई जा सकती है? क्या ये आप पे या हम पर निर्भर है? जी बिल्कुल, आप भी अपना बेस्ट कीजिए और हम भी अपना बेस्ट देंगे, तब जाके कहीं आईवीएफ रिजल्ट आता है। अब हमें सबको पता है कि आईवीएफ का रिजल्ट 50 to 60% पर एम्ब्रियो ट्रांसफर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर बार जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो रिजल्ट की उम्मीद हमें 50 से 60% होती है। लेकिन ये कैसे समझाया जाए कि किस पेशेंट के लिए कितना अलग अलग रिजल्ट आता है? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये निर्भर करता है। पहले बात करते हैं हम आपके फैक्टर्स की, फिर हम बात करेंगे अपने फैक्टर्स की। क्लिनिक और पेशेंट दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं। तो आपकी तरफ से क्या मिलना चाहिए हमें? एज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज ऑफ द वुमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी जल्दी हो सकता है अगर आप ट्राई करते हैं मां बनने के लिए तो आपके लिए चांसेस उतने हाई रहते हैं। अगर आपको ऑलरेडी 1 साल हो गया है और आप नहीं सफल हो पा रहे हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, नेचुरली कंसीव करने में, तो डरिए मत। आप ये मत सोचिए कि अगर आप एक आईवीएफ विशेषज्ञ के पास आए हैं तो सीधा मुझे आईवीएफ ही बताया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ बेसिक टेस्ट करा लीजिए। सबसे पहला टेस्ट पुरुष का वीर्य परीक्षा यानी सीमेन एनालिसिस, एक सिर्फ रीअश्योरेंस के लिए। आपको कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। पहले टेस्ट तो कराइए कम से कम, और फिर AMH और एक अल्ट्रासाउंड पीरियड्स के 2nd या 3rd डे पे। हमारे यहाँ ये तीनों टेस्ट फ्री में किए जाते हैं। आप आइए आगे और कराइए। उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि क्या आप नेचुरल कंसेप्शन के लिए और वेट कर सकते हैं या फिर सीधा आपको IVF या IUI की जरूरत है। तो ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए एज एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मान लीजिए सब कुछ सही है लड़की का, 1 साल हो गया, वो ट्राई कर रही थी, उसकी शादी 25 में हुई, उसने 26-27 में आके टेस्ट कराए और पता चला कि पुरुष का काउंट 3 मिलियन है, तो नेचुरली वेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एडवाइस बनेगी सीधा IVF ICSI, तो हमें कराना ही पड़ेगा। अगर हम वेट करते रहे 5 साल और तो डेफिनेटली टाइम हाथ से निकल जाएगा, चाहे वो पुरुष के लिए हो चाहे वो महिला की वजह से हो। बट एज अ कपल बच्चा तो उन दोनों को ही चाहिए। तो एज को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मानकर चलिए। उन सब लड़कियों से जो अभी अपना करियर सेटल करना चाह रही हैं, जिनको अभी मिस्टर राइट नहीं मिल रहे हैं, राइट पार्टनर नहीं है और पसंद नहीं आ रहा कोई, या फिर वो किसी भी कारणवश अभी रेडी नहीं है मेंटली शादी के लिए, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिए कि आप जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने एग्स को फ्रीज करा लीजिए। वो भी आपको इस एज की समस्या से छुटकारा देगा। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो टिक 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 चलती रहती है उससे छुटकारा देगा। कोई प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, ना सोसाइटी के ना फैमिली के। आप अपना करियर बिल्ड कीजिए और जब कोई मनपसंद जीवन साथी मिले तब शादी कीजिए। बच्चे की कोई टेंशन ही नहीं होगी क्योंकि हमने राइट एज पे अपने अंडे फ्रीज करा दिए थे। पुरुषों में ये समस्या उतनी जल्दी नहीं आती है, बट 40 के बाद उनमें भी आती है। तो एक बेसिक टेस्ट करा के रख लीजिए। अगर नॉर्मल है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, बट लड़कियों को अंडे फ्रीज करा लेने चाहिए। अब जो कपल्स हमारे पास IVF के लिए आ गए, उन्हें एज तो समझ आ गई, लेकिन जिनके हाथ से एज निकल चुकी या लेट आते हैं, तो डेफिनेटली मान के चलिए कि हर कपल में रेट 50 to 60% नहीं होता है। तो आप अपने डॉक्टर की लिमिटेशन भी समझिए पहले। दूसरी चीज, क्वालिटी ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स, ये आपके गैमीट्स हैं। IVF कोई मैजिक नहीं, IVF एक प्रोसेस है। मैं बताऊंगी आपको इस प्रोसेस के बारे में। लेकिन जो बेसिक बीज है हमारा, यानी अंडा एक औरत के शरीर से और कीटाणु पुरुष के शरीर से हमें बाहर निकाल के जब लेबोरेटरी में उन्हें फर्टिलाइज करते हैं हम, तो इसे एक टेस्ट ट्यूब बेबी का हिंदी में नाम दे दिया जाता है। बच्चा टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता है। जो काम हमारे नलों में यानी अंडा और स्पर्म के मिलने का काम फेलोपियन ट्यूब में होता है, वो अगर हम IVF लैब में ट्यूब में या पेट्री डिश में करते हैं तो हम उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं। सिर्फ अंडे और स्पर्म को फर्टिलाइज करवाने को हम IVF कहते हैं। बाकी उसको फर्टिलाइज कराने के बाद 3 से 5 दिन हम मशीन में इंक्यूबेटर में ग्रो करके वापस
जैसे हमने IUI बताया था आपको, इंट्रा यूट्राइन करते हैं, ऐसे ही कैथेटर के द्वारा एम्ब्रियो को भी हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और फिर कौन सी एम्ब्रियो वहाँ चिपकेगी और बच्चा बनेगा और कौन सी रिजेक्ट हो जाएगी ये हमें भी नहीं मालूम होता है। तो ये तो थी प्रोसेस के बारे में बात, और फैक्टर्स जो मैं बता रही थी, तो मैंने एज के बारे में बताया लड़कियों को और पुरुषों को, और मैंने बताया आपको कि रिजल्ट 50 to 60% पर एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। मान लीजिए दो लड़कियां मेरे पास आई जो दोनों के दोनों 28 साल की हैं। अब दोनों को सेम कपड़ों का साइज तो फिट नहीं आएगा, हर एक का साइज अलग होता है, हमें ये बात पता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या दोनों को बराबर सक्सेस रेट मिल सकता है? भगवान करे ऐसा हो, बट प्रैक्टिकल बात जानते हैं कि एक 28 साल की लड़की, उसके अंडा बनाने की क्षमता, उसका AMH 3 से ऊपर है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकली, और उसके पास बने पहले ही अटेम्प्ट में 12 एम्ब्रियोज। तो उसके पास तो डे 5 के 12 एम्ब्रियोज हैं, उसके पास 6 चांसेस है प्रेग्नेंट होने के, क्योंकि जब 12 एम्ब्रियोज बने तो हमने 2-2 करके उनको 6 जगह फ्रीज कर दिया, 6 एलिक्वाट्स में फ्रीज कर दिया। तो जब 6 जगह फ्रीज किया है हमने, तो हम सारे तो एक साथ नहीं डाल देंगे, हमारी बच्चेदानी एक बच्चे के लिए बनी है, तो ट्विंस भी एक कॉम्प्लिकेशन गिनी जाती है, तो हमने अलग अलग फ्रीज किया है उनको। तो जब डे 5 यानी ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो होता है, हम उसे 2-2 करके डालते हैं। और दूसरी 27 साल की लड़की थी, उसके बने सिर्फ 3 एम्ब्रियोज, वो भी डे 3 के, यानी डे 5 का ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना है, डे 3 के बने। तो उसके पास भी वो भी उतने साल की है, लेकिन उसके अंडों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन रेट अंडे के साथ इतना अच्छा नहीं था, इसलिए सिर्फ 3 एम्ब्रियोज बने। तो हर एक के साथ सिर्फ एज ही एक इकलौता पैरामीटर नहीं होता, दोनों की एज बराबर है, लेकिन अलग अलग रिजल्ट सामने आया है। तो ये जो क्वालिटी ऑफ गैमीट्स होती है ये आपकी अपनी है। IVF सेंटर या IVF डॉक्टर या क्लिनिक आपको सिर्फ रिकॉर्ड बता सकती है, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकती कि वो क्वालिटी जैसी अंदर से निकली है वैसे ही बताएंगे वो आपको। तो ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम इस बात को नकारेंगे कि हमने IVF कराया और हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसका कोई अंत नहीं होगा रोने का और डिप्रेशन का। तो हमें बात को समझना है कि क्वालिटी हमारी अपनी है। तो IVF लैब में सिर्फ उसे निकाल के बाहर फर्टिलाइज किया जा रहा है। तो आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने, उस क्लिनिक में जो भी सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, उनसे डिस्कशन कीजिए, क्लिनिशियन से डिस्कशन कीजिए और इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि क्या दोबारा करेंगे तो भी सेम क्वालिटी होगी या वो कुछ फर्क आ सकता है एक साइकिल से दूसरी साइकिल में। वो आपको आपके डॉक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट जरूर बताएंगे बैठ के। तो इसके बेसिस पे निर्णय लेना चाहिए हमें। अब बात करते हैं कि अब जिसके 3 एम्ब्रियोज बने उसके पास भी एक ही चांस है, अगर निकल गए तो हीरो, रह गए तो फिर हम जीरो। तो ये सेकंड साइकिल पे आ जाएगी बात। और जिसके पास 6 अटेम्प्ट पड़े हैं उसको दोबारा आई एम श्योर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो क्वालिटी भी अच्छी है वो एक ना एक अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी लेके जाएंगे और हो सकता है दूसरा बच्चा भी ले लें और फैमिली प्लानिंग भी पूरी हो जाए उनकी। तो ये एम्ब्रियोज रखे रहते हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल तक। अपने क्लिनिशियन से आप डिस्कस कीजिए, अपने सेंटर में डिस्कस कीजिए कि आपको अगर ऐसी कोई कंडीशन थी जिसकी वजह से आपने IVF कराया है तो आप इन्हीं एम्ब्रियोज को दोबारा यूज कर सकते हैं बिना IVF कराए, क्योंकि सिर्फ ट्रांसफर होगा आपका, पूरा IVF साइकिल दोबारा नहीं होता है। तो ये बात थी IVF सक्सेस रेट्स की। चलिए अब एक और सवाल पे बात करते हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या करें हम कि हमारा रिजल्ट अच्छा जाए और पहली बार में ही हो जाए। अपनी तरफ से आपको 100% देना है, तो वो 100% और क्या हो सकता है कि आपकी जनरल हेल्थ, वो भी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। प्रजनन की समस्या से आप आए हैं, लेकिन एक महिला जो मान लीजिए उसका थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, उसके हीमोग्लोबिन कम है, उसको लिवर की कोई तकलीफ है या उसे कोई हार्ट की तकलीफ है, तो सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी को प्रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर थायराइड बढ़ा हुआ है तो उसकी दवा ली जाएगी, अगर वेट ज़्यादा है उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है IVF सक्सेस पे। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में डिस्कशन ना हो या आप उन्हें डॉक्टर को ना बताएं या आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री या इन्वेस्टिगेशंस में छोड़ देंगे। सब कुछ देखा जाता है। तो वेट भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, कम कीजिए उससे अगर ज़्यादा है तो। और थायराइड, अनीमिया, हार्ट डिजीज़, लिवर डिजीज़, कोई भी डिस्कशन है तो बॉडी को प्रिपेयर होने के लिए वो टाइम दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। उसके बाद आपका फेथ सिस्टम अपने ऊपर और अपने डॉक्टर के ऊपर और अपनी क्लिनिक के ऊपर पूरा रखिए। आपने क्लिनिक चूज की है तो एक फाइल, दूसरी फाइल, 4 फाइल बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। हर क्लिनिक अच्छी है,
एक्सपीरियंस देखिए डॉक्टर का, फैसिलिटी देखिए आप वहाँ पे, टेस्टिमोनियल्स हैं उस क्लिनिक के, आप वो देखिए, रिकॉर्ड्स चेक करिए। डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स आपको मिलेंगे जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो गए, कुछ सेकेंड टाइम में हुए, कुछ आपके जो होंगे वो ट्विंस लेके भी बैठे हैं उस क्लिनिक से। सबसे बात कीजिए आप, उनका सपोर्ट ग्रुप होता है हर क्लिनिक में। हमारे पास है कुछ ऐसे सपोर्ट ग्रुप जो पेशेंट्स हमें लिख के दे के जाते हैं कि कोई और आएगा तो हम बात करने के लिए रेडी हैं। हम नंबर शेयर करते हैं, बात करके समझिए प्रोसेस। डॉक्टर से तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन जिसने ये जर्नी तय की है, पहली बार फेलियर की या फिर पहली बार में सक्सेस की, किसी ने दूसरी बार या किसी ने ट्विंस के साथ, सबकी जर्नी एक दो पेशेंट्स की आप जरूर बात कीजिए, ओपनली कीजिए, ताकि आपको इसके लिए तैयारी करने में आसानी होगी। मेंटल तैयारी भी जरूरी है और फिजिकल भी जरूरी है। अब बात आती है पार्टनर के सपोर्ट की और फैमिली के सपोर्ट की। आईवीएफ चाहे पुरुष की वजह से हो रहा है या महिला की वजह से, एक दूसरे को हम ब्लेम नहीं कर सकते। जीवन का साथ है ये, तो प्रॉब्लम एक के साथ आई तो दूसरे को खड़े होना है, बिना इफ और बट के। इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ओपननेस अबाउट द फैमिली कि भाई हम घर में बता के नहीं आए कि हमने आईवीएफ कराना है, तो इस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करेंगे, आप अपने क्लिनिक में डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। बिकॉज हमारी क्लिनिक में तो, हर क्लिनिक में रादर आई वुड से, कि काउंसलर्स होते हैं, प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं। आप उनसे हर चीज़ के लिए इमोशनल सपोर्ट की डिस्कशन ज़रूर कीजिए बिफोर स्टार्टिंग। तो ये भी एक लॉन्ग वे में जाता है आपको आईवीएफ की जर्नी में लेके जाने के लिए और आपके सक्सेस रेट को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि अगर आप तैयार होंगे फिजिकली और मेंटली तो सक्सेस तो आ ही जाएगी। प्रोवाइडेड आप इसको कैसे लेते हैं इस पे निर्भर करता है। ग्लास आधा खाली या आधा भरा हुआ, देखने का नजरिया आपका है। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, लेकिन परसीव करना आपके ऊपर होगा। बात करते हैं अब इस बारे में कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या हैं जो आईवीएफ की सक्सेस पे सीधा सीधा फर्क डालते हैं। मैंने मेंशन किया था बॉडी वेट फॉर द फीमेल, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मेल्स, क्योंकि पुरुषों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बॉडी वेट को मैनेज करना जहां तक प्रजनन की समस्या का सवाल है। ओवरवेट होने से टेस्टिस के टेम्परेचर में फर्क पड़ता है। मोबाइल्स हम लोग यूज करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। पॉकेट में कहाँ रखते हैं आप मोबाइल्स, उसकी रेडिएशंस का फर्क पड़ रहा है। आजकल इतने पेपर्स इस पे आ रहे हैं। तीसरी चीज स्लीप, यानी नींद। हम दिन में 8 घंटे सोएं और रात को जगें तो उससे भी हमारे हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ होता है। कॉर्टिसोल, मेलेटोनिन, ये सारे हार्मोन्स अलाइन नहीं रहते हैं, तो इससे सीधा सीधा इफेक्ट इनफर्टिलिटी पे आता है। और इन चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारी 8 घंटे की नियमित रूप से नींद होनी चाहिए पूरी, वो भी रात की नींद। जो लोग एमएनसी में काम कर रहे हैं और प्रजनन की समस्या से जूझ रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। काम करने के लिए ज़िंदगी बाकी है। इस चीज़ के लिए हमें लिमिटेड ईयर्स दिए हैं ऊपर वाले ने। आईवीएफ से भी अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, वहाँ भी एज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए इसको टाइम रहते सुलझा लीजिए इस समस्या को। कमाएंगे और काम करेंगे, जिंदगी पड़ी है पूरी अभी, तो अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मोबाइल फोन्स, इनका उपयोग तब कीजिए जितना ज़रूरी है। इनकी रेडिएशंस भी हार्मफुल हैं। सोते वक्त इन्हें दूर रख के सोइए, पॉकेट्स में मत रखिए, फ्रंट पॉकेट्स में। पुरुषों से मैं कहूँगी, महिलाओं को कहूँगी कि रात को सोने से 1.5 घंटा पहले इसे अलग दूर रख दीजिए, क्योंकि आपकी नींद पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशन, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर्स आजकल प्रचलन में है। ये तो बहुत हम बच्चों को कहते हैं, लेकिन यही जनरेशन जब बड़ी होगी और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है तो इनको लाइफस्टाइल चेंजेस समझाना मुश्किल हो रहा है आजकल। तो अभी से अगर हम चेंज होंगे तो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी चेंज होगी। नेक्स्ट पीढ़ी चेंज होगी तो ये समस्याएं इतनी बढ़ क्यों रही हैं फिर सोसाइटी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं आईवीएफ की सक्सेस के लिए। इन्हें चेंज कीजिए और सक्सेस रेट को पाइए आईवीएफ में। आईवीएफ अकेली एक टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होगा, ये सारे एडेड फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी बताए आपको। स्मोकिंग, अल्कोहल, देखिए सोशल ड्रिंकिंग इज अलाउड, बट अगर एक नियमित आदत है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी तो इसका भी फर्क पड़ेगा। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आपके पास मी टाइम तो है ही नहीं, तो इनफर्टिलिटी तो अपने आप ही हो गई। जब आप साथ रहेंगे ही नहीं, टाइम ही नहीं देंगे एक दूसरे को, तो अपने आप ही आपने खुद ही अपने आप को लेबल कर लिया इनफर्टिलिटी के लिए और सोचा कि हम तो सीधा आईवीएफ करा लेंगे जाके।
तो प्लीज़ समझिए आईवीएफ एक प्रेस बटन टेक्निक नहीं है। आईवीएफ एक टेक्नोलॉजी है जो अप्लाई वही करनी चाहिए जहाँ ज़रूरत पड़े इसकी, और इससे अगर हम रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हमें पहले तो अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी होगा, और उसके बाद अपने डॉक्टर से खुलकर डिस्कस कीजिए कि हम और क्या कर सकते हैं। फोलिक एसिड लेना 3 महीने पहले बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उसका अपना एक रोल है। कैल्शियम, विटामिन D3 और वेजिटेरियन लोगों में B12 जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और जिसकी आवश्यकता हमारे प्रजनन के समय में हमें ज़रूरत पड़ती है, वो अक्सर लोगों में आजकल कम पाया जाता है। तो ये सारे टेस्ट करवाइए, और अगर ये कम है तो प्लानिंग में, अगर ट्रीटमेंट पे आप जा रहे हैं तो पहले इसका सेवन स्टार्ट कर दीजिए, और लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से। थायराइड, डायबिटीज़, शुगर, मैंने सब कुछ पहले बताया आपको, तो कि सारी चीज़ें कैसे मिलकर आईवीएफ के सक्सेस की तरफ आपको लेके जाती हैं। और अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कोई लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी, तो वो अगर प्री आईवीएफ ज़रूरी है तो आप उनसे डिस्कस कीजिए अपने डॉक्टर से, और वो फॉलो कीजिए एडवाइस, क्योंकि आपके डॉक्टर बेस्ट जानते हैं कि वो क्यों बता रहे हैं आपको कोई भी सर्जरी आईवीएफ से पहले। आईवीएफ से पहले बताते हैं या ट्रांसफ़र से पहले बताते हैं और पिकअप के बाद बताते हैं, ये आपके डॉक्टर और आपकी रिपोर्ट्स पे निर्भर करेगा। तो मैं समझती हूँ कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आज काफ़ी जानकारी आपको दी है कि आईवीएफ सक्सेस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने बात की आपके फैक्टर्स की। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि क्लिनिक की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से क्या क्या होना चाहिए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर फिर भी अभी कोई क्वेश्चंस और बाकी हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हमें रीच आउट कीजिए एट बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगी। नमस्कार।